अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। लंदन में आज एक अहम मुलाकात होने जा रही है और इस हवाले से सियासी जमातों में बहुत ही ज़्यादा चहमगोइयाँ पाई जा रही हैं। कुछ लोग दबे लफ्ज़ों में इस बात का इजहार कर रहे हैं कि बरतानिया में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात या उसके रहनुमा का सियासत से बोरिया बिस्तरा गोल हो जाएगा। और कुछ लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने अब वतन वापसी के लिए कुछ हतमी फैसले कर लिए हैं और अब मुशावरत इस लेवल पर पहुँच गई है जहाँ से ये पूछा जाए कि जनाब मैं किहड़े एयरपोर्ट पर लैंड करना है, मैं दसो मैं कराची उतरना है, मैं इस्लामाबाद उतरना है, लाहौर उतरना है, तो उतरांगा तो उस तो बाद दा की रद्द-ए-अमल होएगा। इस किस्म की सूरत हाल यहाँ पर पहुँच गई और इस हालात में जहाँ पर इस किस्म की माहौल बना हो जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में बना है या जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से बातें हो रही हैं, इस तनाजुर में अगर इस किस्म की खबरें और सियासी हलकों की तरफ से, सियासी लीडर्स की तरफ से ये बातें की जाएँ कि लंदन में कुछ बड़ा काम होने जा रहा है, तो यकीनी तौर पर उसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर यकीनी तौर पर मुरतब होंगे। इसी तरीके से एक सियासी लीडर ने तो इस हद तक बात कर दी कि नवाज शरीफ साहब एक तो वतन वापस आने के लिए तैयार है, वो किसी भी वक्त वतन वापस आ सकते हैं, लेकिन वतन वापसी पर उन्होंने एक तोहफा मांगा है और तोहफा इमरान खान साहब का सियासी सर है। यानी इमरान खान साहब की जो सियासत से आउट होना, ये एक जिसे हम कह सकते हैं एक ख्वाहिश है या एक गिफ्ट के तौर पर ये बात सामने आ रही है कि जनाब मैं वतन वापस आवांगा तो मनु एला तुसी तोहफा देना है। अब इस किस्म की अगर बातें हो रही हैं तो यकीनी तौर पर ये तो कम अज़ कम काबिल पजीराई नहीं है। लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर ने तो एक इतनी जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि आज लंदन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मुलाकातें होने जा रही हैं। और चूँकि पाकिस्तान की एक आला तरीन शख्सियत इस वक्त बरतानिया में मौजूद है और उनकी बरतानिया में मौजूदगी के दौरान इस किस्म की ख़बरों का, अफवाहों का, सीना गजट का चलना या ख्वाहिशात का इजहार होना, ये एक फितरी अमल है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बातें की जा रही हैं ये किस चीज़ के इशारे हैं? क्या वाकई ही आज लंदन में कोई मुलाकात होने जा रही है या क्या महज किसी शख्सियत की बरतानिया में मौजूदगी का जवाज़ बनाकर किसी नई डील का तासुर कायम करने का माहौल बनाया जा रहा है ताकि उसको भी पॉलिटिकल ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके? इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन इससे पहले बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की, जिनकी वतन वापसी के हवाले से अब बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के और दीगर पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर ये बात ज़्यादा यकीन से कही जा रही है कि जनाब अब उनका वतन वापस आना तकरीबन यकीनी हो चुका है और अब जो मुशावरत है वो तकरीबन हतमी मरहले से भी आगे निकल चुकी है। और अब तो फैसला इस बात का होना है कि नवाज शरीफ साहब ने जो कायद आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना है, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना है या बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना है, ये इस एक चीज़ का फैसला होना है और उसके बाद ये मामला आगे चलने हैं। और इसी वजह से अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में भी कुछ खलबली मचती हुई नज़र आ रही है और उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देने के बारे में कुछ फैसले कर लिए हैं। और इसके नतीजे में पंजाब के मुख्तलिफ थानों के अंदर मुहतरमा मरीम नवाज साहिबा और जनाब राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ गद्दारी और हेरोइन रखने के लिए जो है ना इल्ज़ामात के तहत वो जो दरख्वास्तें हैं मुख्तलिफ थानों में वो जमा कराई जा रही हैं ताकि उसके बाद इन थानों के ऊपर अपनी मर्ज़ी के SHOs लगाकर काम का आगाज़ किया जा सके। और फिर इस किस्म की भी खबरें सामने आ रही हैं कि जनाब बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ पंजाब भर के थानों के अंदर उथल पुथल की जा रही है। कुछ लोग जो 25 मई के दौरान पंजाब पुलिस के वो उस वक़्त की इंतज़ामिया के फ़ैसलों के ऊपर जो वो काम कर रहे थे, उनसे अब जो ओहदे हैं उनका चार्ज वापस लिया जा रहा है, उन SHOs को छुट्टी पे भेजा जा रहा है, कुछ को मुअत्तल किया जा रहा है, कुछ को तब्दील किया जा रहा है। और सिर्फ 24 घंटे के दौरान 12 SHOs को मुअत्तल करके उनके ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर पर महकमाना इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा है, ये पंजाब के जो वज़ीर दाखिला हैं हाशिम डोगर साहब, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान किया है कि 12 SHOs को मुअत्तल करके इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है और अब पार्लियामेंट लॉजेस में छुपे लोगों का जल्द पंजाब में इस्तकबाल करेंगे। यानी वो तमाम लोग, वो तमाम MPAs या MNAs जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और पार्लियामेंट लॉजेस में रहते हैं, यानी वो MNAs हैं, वो जिस वक्त पंजाब की हदूद में दाखिल होंगे, पंजाब हुकूमत यूँ चीलों की तरह उनके ऊपर बैठी होगी और जैसे ही वो आएंगे उनके ऊपर जनाब हमलावर वो हो जाएंगे। यानी इस सारे अमल के ज़रिए इमरान खान साहब की ईगो को सेटिस्फाई किया जाएगा। फिर ये भी बताया गया है जनाब
کہ 25 मई کے واقعے میں مبینہ سابق حکومت کا حکم ماننے کی پاداش کے اندر جو تقریباً 30 SHOs ہیں ان کا تبادلہ صرف اور صرف اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک خاص موقع کے اوپر حکومت کا حکم کیوں مانا. اب یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب سی سچویشن ہے. دوسری جانب عمران خان صاحب کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا, پنجاب کی صورتحال پر اس پر غور کیا گیا, ویڈیو لنک کے اوپر یہاں کی پنجاب کی تمام تر قیادت موجود تھی, اور اس اجلاس کا جو بنیادی ایجنڈا تھا وہ تھا نون لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف درج مقدمات پر کارروائی تیز کیسے کرنی ہے, یہ ایجنڈا تھا. اس ایجنڈے کے اوپر جو پنجاب کی بیوروکریسی تھی, جو پنجاب پولیس تھی, جو CCPO تھا, جو DIG آپریشنز تھے, جو SSP آپریشنز تھے, وہ تمام لوگ وہاں پر موجود تھے, اور ان سے یہ کہا گیا کہ جناب یہ بتائیں کہ اب ہم نے ان لوگوں کے گرد شکنجہ کیسے ٹائٹ کرنا ہے, کیسے ان کو اپنی گرفت میں لینا ہے, اور کیسے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کے پیروں کے نیچے زمین کو گرم کرنا ہے تاکہ ان کو ایک دفاعی جو اس وقت اٹیکنگ پوزیشن پر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کو واپس ڈیفینسو پوزیشن میں بھجوایا جائے. اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ پنجاب کے اندر ایک طرف تو پیش قدمی کرتی ہوئی نظر آئے, اور دوسرا جو ان کے اوپر اس وقت شدید ترین دباؤ آ رہا ہے وہ شہباز گل صاحب کی طرف سے دیے جانے والے انٹرویو, اور پھر پوری پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کے اوپر وضاحتیں, اور اس کے بعد ایک جو سخت قسم کا رد عمل کا ایک جو تاثر قائم ہوا ہے, اس کے نتیجے میں تحریک انصاف اس وقت ڈیفینسو پوزیشن میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ جو پہلی مرتبہ ایک دفاعی پوزیشن لی ہے پاکستان تحریک انصاف نے, عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ اس دفاعی پوزیشن کو جلد از جلد اس کو روٹیٹ کیا جائے اور ہمیں واپس اٹیکنگ پوزیشن میں آنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس وقت بھی جو لاہور ہے وہاں پر اجلاس جاری ہیں کچھ, اور ان اجلاسوں میں جو کل جلسہ کرنا ہے عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بھی غور و فکر کیا جا رہا ہے. بلکہ ایک درخواست تھی جو عطا تارڑ صاحب نے دائر کی تھی, اس درخواست پر پہلے تو جج صاحب نے اس درخواست کو سننے سے معذرت کر لی, اور اب جو درخواست ایک اور جج صاحب نے سنی تو اس کے اوپر یہ فیصلہ آیا ہے کہ تحریک انصاف ہاکی اسٹیڈیم میں جلسہ کر سکتی ہے, لیکن جو وہاں پر اگر کوئی نقصان پہنچے گا تو اس کا ازالہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی. لیکن وہ نقصان تو پہلے ہی پہنچ چکا ہے, وہ آسٹرو ٹرف تو پہلے ہی اکھڑ کے جا چکی ہے, وہ تو پیک کر کے طے کر کے رکھ دی گئی ہے, وہ پتہ نہیں کس کوڑے دان میں جائے گی, کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. اب یہ بات درست ہے کہ غلط ہے کہ وہ آسٹرو ٹرف اپنی مدت پوری کر چکی تھی, کیونکہ جو ہاکی فیڈریشن ہے ان کے لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ نہیں جناب ہمارے پاس تو ایسی کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے کہ یہ جو آسٹرو ٹرف ہے اس نے یہاں سے اٹھا کے اس کو سرگودا بھجوایا جانا, اور یہاں پر نئی آسٹرو ٹرف بچنی ہے, اس قسم کی ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آسٹرو ٹرف تو بھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے ہی نہیں بچھوائی تھی, 2-3 سال پہلے, خاص طور پر جرمنی سے اس کو امپورٹ کیا گیا تھا. لیکن اب چونکہ عدالت نے یہ کہہ دیا کہ جناب PTI کے لیے ستے خانہ ہے, ان کی ہوا کو کوئی نہیں تک سکتا, تو پھر یقینی طور پر ان کی ہوا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اسی طریقے سے چونکہ اب یہ کارروائیوں کو تیز کرنا ہے, ثانیہ ماڈل ٹاؤن والے واقعات کو بھی دوبارہ اجاگر کرنا ہے, ان واقعات کے لیے ڈاکٹر اسلان خالد صاحب کو بنا دیا گیا معاون خصوصی چیف منسٹر پنجاب کا. 4,500 بچے جو فریش گریجویٹس ہیں ان کے کنٹرول میں چلے جائیں گے ITU کے. اس کے بعد پھر یہاں پر ایک نئی سوشل میڈیا وار شروع ہو جائے گی, اب اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا. اور اسی یہ جو سوشل میڈیا ویو آئے گی اسی کے اندر یہ ماڈل ٹاؤن اور یہ دیگر واقعات ہیں اس کو اس کے اندر شامل کیا جائے گا, اور ایک مرتبہ پھر ایک نیا بیانیہ گھڑا جائے گا کہ پنجاب کا سب سے بڑا جو ظالم شخص ہے وہ کون ہے, اور یہاں پر سب سے ظلم کی حکومت کس نے قائم کی تھی, یہاں پر کون کس نے آ کر کہاں پر کون سی کارروائی کی تھی. اسی طریقے سے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ تھانوں میں اپلیکیشنز چلی گئی ہیں مریم نواز صاحبہ اور رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف. گجرانوالہ میں کا جو تھانہ ہے وہاں پر مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ماضی میں ریاستی اداروں کے خلاف بیان بازی کے اوپر ایک درخواست جمع کرائی گئی ہے, جس کے اندر تھانہ صدر SHO کو, یہ درخواست کا متن میرے پاس موجود ہے. اچھا, اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جناب میں نے 9 اگست کو سوشل میڈیا کے اوپر, یہ ہیں رضوان مصطفیٰ صاحب ولد غلام مصطفیٰ, ان کا یہ وابڈا ٹاؤن کے رہائشی ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب میں اپنے سوشل میڈیا پہ بیٹھا تھا, موبائل فون میں دیکھ رہا تھا, وہاں پر کچھ کلپس تھے جو چل رہے تھے, ان کلپس کے ذریعے مجھے یہ پتہ چلا کہ مریم نواز صاحبہ نے ہماری افواج پاکستان پر بیہودہ الزامات لگائی ہیں, دھمکیاں دی ہیں, جس کو دیکھنے کے بعد میرا دل بہت زیادہ دکھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ تعزیرات پاکستان کے تحت
कार्रवाई की जानी चाहिए और इनके खिलाफ कम अज़ कम गद्दारी से कम का तो मुकदमा या बगावत से कम का तो मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। उन्होंने फिर ये जो दरख्वास्त है ये थाना गुजरांवाला में जमा करा दी है। अब ये एक उनके पास मवाद आ गया है, यकीनी तौर पर हुकूमत है वो जब चाहेगी इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई कर लेगी। इसी तरीके से लाहौर का थाना है पुरानी अनारकली, यहाँ के भी SHO को एक दरख्वास्त दे दी गई है अब्दुल्ला मलिक एडवोकेट साहब की जानिब से। ये दरख्वास्त भी मेरे पास मौजूद है। इस दरख्वास्त के अंदर राना सनाउल्लाह साहब के एक TV टॉक शो में दिए गए बयान को कोट किया गया है, जिसके मुताबिक उन्होंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उन्होंने हाई कोर्ट की बिल्डिंग में देखी, जिसमें राना सनाउल्लाह ने एलिजिडली ये बात कही है किसी टॉक शो में कि जिस तरीके से मुझ पर 15 किलो हेरोइन डाली गई थी, मैं भी चाहता तो मैं शहबाज गिल पर 15-30 किलो हेरोइन डाल सकता था। तो वकील साहब का ये मानना है कि अगर उन्होंने ये बात की है तो इसका मतलब है कि राना सनाउल्लाह के पास इतनी बड़ी मिकदार में हीरोइन मौजूद है, लिहाजा उनसे ये हीरोइन बरामद भी की जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाए और उनके ख़िलाफ़ ये जो इम्तनाए मनशियात एक्ट है इसके तहत कार्रवाई भी की जाए। यानी अब ये 2 मुकदमात सामने आ गए हैं वाज़ेह अंदाज में, जिसमें यह कहा गया है कि जनाब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई कैसे की जाएगी उसका रास्ता भी उन्होंने इस एप्लीकेशन के ज़रिए साबित करने की कोशिश की है। अब एक जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से या मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से बढ़ते हुए दबाव का सामना कर रही है, पीछे हटते हुए नज़र आ रही है और अब इस चक्कर के अंदर इस तरह की एप्लीकेशंस और जो जलसा वगैरह करने के बाद वो उस दबाव को वापस उल्टाने की कोशिश करी है। 25 मई का जिक्र करते हुए कि जनाब अता तारर को हमने नहीं छोड़ना, हमने राना सनाउल्लाह को नहीं छोड़ना, हमने फ़लाँ को नहीं छोड़ना, हमने इस किस्म की वो जो बयानबाजी है आपको पता है ये तो फिर चलती रहती है। अब इस बयानबाजी के दौरान बुनियादी तौर पर जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि किस तरीके से रिट अपनी हमने इस्टेब्लिश करनी है, क्योंकि पंजाब अब उनके पास आ चुका है। परवेज़ इलाही साहब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि परवेज़ इलाही साहब यहाँ पर इस हद तक इंतकामी कार्रवाई करें मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ कि नून लीग वाले अपने कानों को हाथ लगाएं और वो परवेज़ इलाही साहब के सामने मुकम्मल तौर पर या तो ढेर हो जाएं या वो मुस्लिम लीग नून से तायब होकर वो आ जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में। ये है इस वक्त वो बुनियादी फ़िलासफ़ी जिसके इर्द गिर्द इमरान खान साहब अपनी पूरी की पूरी नेटिंग कर रहे हैं। इसी दौरान ये जो खबरें चल रही हैं लंदन में मुलाकातों की ये सामने आई। अब इन खबरों का बुनियादी जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात को ज़ाहिर करना है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब गए हुए हैं बरतानिया और वहाँ पर उन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट तकरीब में एज़ चीफ गेस्ट शिरकत करना थी और उन्होंने वो शिरकत की। वो उनकी वो इस तकरीब में शिरकत की वो जो था कार्रवाई सारी की सारी वो मुख्तलिफ TV चैनल्स ने नशर भी की, जहाँ पे वो पासिंग आउट परेड से खिताब भी कर रहे हैं और सलामी भी ले रहे हैं। और उस खिताब के अंदर उनका ये कहना था कि जनाब हम बरतानिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये ताल्लुकात और आगे बढ़ें। इस किस्म की जो रूटीन की बातें हैं वो की जाती हैं। अब चूँकि वो बरतानिया में मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब भी बरतानिया में मौजूद हैं, लिहाजा इन दोनों की वहाँ पर मौजूदगी को लिंक करना और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किसी भी मुमकिना इक़दाम के साथ जोड़ना तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। इससे ज़्यादा आसान काम कौन सा है कि जनाब हमारे ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये लंदन में होने वाली एक खुफिया मुलाकात का नतीजा है। ये नैरेटिव बड़े आराम से घड़ा जा सकता है, बड़े आराम से बेचा जा सकता है। अब मुलाकात हो या ना हो, लेकिन ये चीज़ फैला देना कि जनाब आज मुलाकात होने जा रही है, आज मुलाकात होके रहेगी, आज किसी भी वक्त ये खबर सामने आ जाएगी या पैगामात के तबादले हो रहे हैं, ये पैगामात के तबादले जारी रहेंगे और इनके नतीजे में एक NRO दिया जाएगा और उस NRO के तहत नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नई जो मुहिम है उसका आगाज़ हो जाएगा। इनको आपस में जोड़ना, कनेक्ट करना और ख़ास तौर पर डॉक्टर अरसलान खालिद साहब के पास तो अब पूरी की पूरी पंजाब की जो IT इंडस्ट्री है वो उनके ताबे आ चुकी है, उनके लिए तो अब कोई इस किस्म का मसला नहीं है। लिहाजा इस बयानियों को बहुत आसानी से तरवीज दी जाएगी और जानबूझकर शेख रशीद ने जो आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने जानबूझकर इस बात का हवाला दिया है। उन्होंने कहा जनाब आज भी जिस वक्त मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखातब हूँ उस वक्त भी लंदन में मुलाकातें जारी हैं, नून लीग वाले मुलाकातें कर रहे हैं। अब जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बरतानिया में मौजूद हैं,
नवाज शरीफ साहब भी बरतानिया में मौजूद हैं। अब कितनी आसानी के साथ इस बात को जोड़ा जा सकता है, जिस तरह शेख रशीद ने जोड़ा, उसने कहा कि जनाब लंदन के अंदर इस वक्त भी मुलाकातें जारी हैं। अब इन दोनों शख्सियात की लंदन में मौजूदगी के ज़रिए इस बात को, इस लिंक को बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है, लेकिन कोई जी शऊर शख्स तो फौरी तौर पर इस बयानियों को बाय फौरी तौर पर तो नहीं करेगा, क्योंकि मौजूदा माहौल के अंदर ऐसी बराह रास्त मुलाकात तो हो ही नहीं सकती। अगर कोई राब्ता होगा तो वो बिल वास्ता होगा, वाया बठिंडा होगा, किसी मुश्तरका दोस्त के ज़रिए कोई राब्ता हो जाएगा, किसी वेल विशेस का पैगामात का तबादला हो जाएगा, या इस किस्म की चीज़ हो सकती है, लेकिन बराह रास्त 1-to-1 मुलाकात का कतई तौर पर किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं है। और बुनियादी तौर पर इस बात का इजहार करना और शेख रशीद साहब के ज़रिए इस बात का इजहार कराना इस बात की तरफ इशारा है कि दोनों शख्सियात की बरतानिया में मौजूदगी को एक डील के साथ जोड़ा जाएगा। और पाकिस्तान में शहबाज गिल साहब ने जिस तरीके से आज जनरल फैज़ हमीद साहब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, या उनको इस बात का तासुर देने की कोशिश की कि जनाब मुझसे तो दौरान तफ्तीश सिर्फ एक ही बात पूछी जा रही है कि जनरल फैज़ हमीद से कितनी दफ़ा मिले, तो इन चीज़ों के अगर आप लिंक्स जोड़ें तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो अपना एक नया नैरेटिव बिल्ड करने जा रही है या नया प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाने के बारे में सोच रही है, वो इन्हीं चीज़ों पर बेस करेगा फ्यूचर के अंदर। यही चीज़ें सोशल मीडिया के एनोनिमस अकाउंट्स के ज़रिए फैलाई जाएंगी कि जनाब ये हुआ था, तो लंदन के अंदर जो मुलाकात हुई थी ये उसका नतीजा है। और बुनियादी तौर पर चूँकि ये प्रोपेगेंडा वॉर है, तहरीक इंसाफ सियासी अमल पर यकीन नहीं रखती, ना वो सियासी डायलॉग पर यकीन रखती है, वो यकीन रखती है सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा पर। और उस प्रोपेगेंडा की ताकत के ज़रिए ही वो पॉपुलर हुए, प्रोपेगेंडा की ताकत के ज़रिए ही वो इक़्तिदार में आए, और प्रोपेगेंडा की ताकत के ज़रिए ही उनका वजूद अभी तक कायम है। और इसी प्रोपेगेंडा को लेके उन्होंने आगे बढ़ना है और वो उसको लेके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इस वक्त उनके रास्ते में रुकावट कोई नहीं बनेगी। देखना ये है कि ये जो मामलात इस वक्त शुरू हुए हैं ये अंजाम जाकर कहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि एक हद होती है जहाँ पर प्रोपेगेंडा काम करता है, लेकिन जब वो हद क्रॉस कर जाती है, जब झूठ इतने तवातुर से बोला जाएगा और बार बार बोला जाएगा, बार बार एक्सपोज होगा, तो फिर ये जो प्रोपेगेंडा की ताकत है इसकी जो जंग है ये भी आहिस्ता आहिस्ता मद्दम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब मुखालिफ तरफ से जवाब आएगा तो फिर नई एक जो सिचुएशन है वो डेवलप होगी। और देखना ये है कि इस सोशल मीडिया पर झूठ के तूफ़ान का मुकाबला कैसे किया जाएगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।